Welcome to EduHome Institute. Today we will discuss for the scope of the Certified Finance Professional course. Actually CFP कोर्स जो हमारा है उसमें CPA तक तो हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या क्या कवर कर लेते हैं. CPA के बाद हमारे कोर्स में क्या क्या कवरेज होती है, किस तरह से आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे. जब हम बात करते हैं अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने की, या फिर हम लोग बात करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड टू बी अ मैनेजर इन एनी कंपनी और वी आर इंटरेस्टेड टू कंट्रोल अ ऑर्गेनाइजेशन, देन वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. Actually in CPA course you are covering accounting, GST, computers and taxation. But there are number of other things which are required while doing a job or while managing your business. So that we will discuss today. So the topic I have selected for you is how to increase your income. आप अपनी income को कैसे increase कर सकते हो? So to increase your income or to be a manager in any company, then you must have the knowledge of, first of all, accounting of a big manufacturing industry and company. Actually जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की, तो उनमें अकाउंटिंग में कुछ एडिशनल पॉइंट्स आ जाते हैं. उसमें जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट रहती है, उन पे कंपनी लॉ अप्लाई होता है. कंपनी लॉ meant for the law which is applied specifically on companies only. कंपनी लॉ 2013 बनाया गया है, तो वो जो 2013 में कंपनी लॉ फाइनली बनाया गया है, वो कंपनी लॉ की प्रोविजंस को माइंड में रखते हुए आपको कंपनीज की अकाउंटिंग को करना है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है, कंपनी की बैलेंस शीट फाइनल करनी है. और दूसरा उसके बाद आ जाता है हाउ टू make adjustment of raw material to finished goods. Like if we are talking about a big manufacturing unit in which factory is there, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर रॉ मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल से हमारे पास फिनिश्ड गुड्स निकल के आती हैं. अब जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल तो आपको पता है उसका ओपनिंग स्टॉक हमारे पास रॉ मटेरियल का इतना आया. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल ऑफ, यू मे एज्यूम वी हैव अ यार्न विद अस. हमारे पास यार्न है, तो यार्न से हम लोग स्वेटर्स बना रहे हैं. तो यार्न से जब हम लोग स्वेटर्स बनाएंगे तो यार्न का हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा. उसकी जो कैलकुलेशन है, हाउ मच ओपनिंग स्टॉक इज़ अवेलेबल विद अस, दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पास अवेलेबल रहती है. हाउ मच परचेजेज वी हैव मेड, वो हमें पता लग जाएगा. हाउ मच क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स विद अस, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक नॉर्मल एजम्पशन लेनी पड़ती है कि जितनी गुड्स आपकी यूटिलाइज हो गई हैं, जितना रॉ मटेरियल आपका यूटिलाइज हो गया है, जितना रॉ मटेरियल आपने इशू कर दिया है, वो माइनस कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा. क्योंकि हम लोग ये एजम्पशन ले लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, बल्कि किसी का भी हमने जब क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है तो हमारे पास एक नॉर्मल कंसेप्ट रहता है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन, जो हम लोगों ने कंजम्पशन करी, तो मेरा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास आ जाएगा. सो जस्ट एज्यूम कि मेरे पास रॉ मटेरियल में 10,000 kg का स्टॉक है, 1 लाख kg मैंने और परचेज कर लिया, 1,10,000 हो गया, उसमें से 90,000 मेरा कंज्यूम हो गया. सो हाउ मच इज लेफ्ट, 20,000 is my closing stock. Now whatever utilization I have made, that is 90,000 kg जो मैंने यूटिलाइज कर लिया, ये 90,000 से मेरा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, मेरा फिनिश्ड गुड्स कितनी बननी चाहिए, मेरा क्लोथ कितना बनना चाहिए, ये कैलकुलेशन नॉर्मली कोई आम अकाउंटेंट नहीं कर पाता, नॉर्मल प्रोफेशनल नहीं कर पाता. ये एक टेक्निकल कैलकुलेशन होती है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन. तो ये कन्वर्जन का जो सिस्टम होता है, मतलब रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन में कन्वर्जन का, ये सीखना पड़ता है हमें, तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा 90,000 से कितनी आउटपुट निकलनी है, 90,000 से कितना क्लोथ बनना था. क्योंकि हमें क्लोथ का स्टॉक अलग से निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लोथ हमारे पास कितना है, प्रोडक्शन के बेस पर हमने कितना क्लोथ ऐड कर दिया है, माइनस जो हमारा उसमें से सेल हो गया है वो कितना सेल हो गया है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द बैलेंस.
अब उसमें सबसे बड़ा लूप होल क्या होता है कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल डाला 90,000 kg का, और रास्ते में 5,000 kg चोरी हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या फिर किसी तरह से वेस्टेज में चला गया, और हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारा उससे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, हमारा उससे आउटपुट कितना निकलना चाहिए। तो प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना एक अलग कंसेप्ट रहता है जिसको कि हमें सीखना ज़रूरी है। वी कैन से दैट दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इसके बाद रहता है कि जो हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं इनको ऑडिट करना, इनको चेक करना, दैट इज़ अ वर्क ऑफ ए सीनियर अकाउंटेंट और ए मैनेजर और ए ओनर। जो सीनियर मैनेजर हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, जो सीनियर अकाउंटेंट जिसे हम कह सकते हैं, या जो ओनर है, उसका टारगेट क्या रहता है? उसका टारगेट रहता है कि मैं चेकिंग कर पाऊँ कि कौन कौन से जगह पे मेरा जो वेस्टेज हो रही है, कौन सी जगह पे मेरा मनी का लॉस हो रहा है, कौन सी जगह पे मेरा फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, कौन सी जगह पे मिसकंसेप्शन हो रही है। तो जो जो वहाँ पर वेस्टेज हो रही है वो सारी की चेकिंग करने के लिए हमें ऑडिट टेक्निक्स आनी चाहिए। देन वी मस्ट नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। देन इसके बाद रह जाता है कि बात करते हैं हम बैंकिंग की, which is the blood of every business. You know it very well, without money we can't run the business. पैसे के बिना हम लोग बिजनेस नहीं चला सकते। So how to arrange that money? That is to be arranged from banks. हम लोग उसे बैंक से अरेंज करेंगे। तो बैंक्स की नॉलेज होना, बैंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से हम बैंक से फाइनेंस अरेंज करेंगे, किस तरह से लोन्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, किस किस तरह के लोन्स मिलते हैं हमें, which types of loans are available for us, all that must be known to us। वो सारा हमें पता होना चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देन अब लोन लेने का प्रोसेस क्या है, हाउ टू प्रोसेस द लोन फ्रॉम द बैंक। पहले तो ये पता होना कि बैंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, फिर उसमें लोन्स किस तरह के मिलते हैं, फिर उस लोन को लेने का प्रोसेस क्या है। हम बैंक से लोन ले सकते हैं, NBFC से ले सकते हैं, तो वो चीज़ हमें समझ होनी चाहिए उसकी। देन वी मस्ट नो वेयर टू इन्वेस्ट व्हेन वी आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है, जब हमें पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंश्योरेंस के फील्ड में जाना पड़ता है, हमें म्यूचुअल फंड्स में जाना पड़ता है, हमें शेयर्स में जाना पड़ता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट आपने इंश्योरेंस में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए हम आपको इंश्योरेंस एजेंसी भी लेके दे देते हैं। आप अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो हम आपको इंश्योरेंस की भी एजेंसी ले देते हैं। उसमें अलग अलग तरह की इंश्योरेंस एजेंसीज होती हैं, वो भी कैसे लेनी चाहिए, उसका प्रोसेस सारा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज हु आर गोइंग फॉर अ स्कूल, हु आर गोइंग फॉर ए कॉलेज, हु आर गोइंग फॉर ए ट्रस्ट मीन्स गुरुद्वाराज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, इन सभी की कैसे फॉर्मेशन होती है। इसको फॉर्मेशन किया जाता है सोसाइटी या ट्रस्ट के थ्रू। जो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे ट्रस्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, सोसाइटीज़ के थ्रू बनाए जाते हैं। अब अगर आप स्कूल खोलना चाहते हो, कॉलेज खोलना चाहते हो, या आपके पास कोई क्लाइंट आता है हु इज़ इंटरेस्टेड टू ओपन अ स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल और ए क्लब, तो उस केस में हाउ टू रजिस्टर अ सोसाइटी, हाउ टू रजिस्टर अ ट्रस्ट, वो प्रोसेस भी आपको आना चाहिए अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो। उनके रूल्स क्या हैं, दैट इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप किस तरह से उसके रूल्स बनाओगे, क्या क्या उसमें आप लोग कंसेप्ट्स को लेके चलोगे, किस तरह से आप उसको फंडामेंटल्स को बनाओगे, दैट शुड बी नोन टू यू। इवन उसकी अकाउंटिंग भी डिफरेंट हो जाती है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, उसकी अकाउंटिंग भी आपको आनी चाहिए। कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, जैसे ही हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखते हैं, व्हेन वी सी दैट द बिजनेस इज इंक्रीजिंग, देन इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू वर्क एट नेशनल लेवल, तो वहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के थ्रू काम नहीं होता। अब आपने देखा पेटीएम ने काम किया, तो पेटीएम वन कम्युनिकेशन के नाम से उसने कंपनी बनाई, तभी काम किया। क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो, सिंगल मैन काम कर रहे हो, या 2 पर्सन्स मिलके काम कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो एनीवन कैन क्लेम यू डायरेक्टली। वो डायरेक्टली आपको क्लेम करते हैं लोग। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, जस्ट एज्यूम हमने किसी को गुड्स सेंड करी 1 लाख की, उसमें से 20,000 की गुड्स उसको पसंद नहीं आई, ख़राब निकल आई, कोई दिक्कत होगी, वो 1 मिनट में आपको क्लेम करता है, तो आप पे वो केस डायरेक्टली लग जाता है। तो बेटर है कि हम कंपनी फॉर्म कर लें। कंपनी फॉर्म में क्या है, वो कंपनी को स्यू कर सकते हैं, हमें स्यू नहीं कर सकते, उसके ओनर्स को स्यू नहीं कर सकते। तो कंपनी पे केस लगेगा, कंपनी अपना केस लड़ेगी, हम पीछे सिक्योर्ड रहेंगे। हम अपनी ब्रांचेज ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि हमारी एक ब्रांच पंजाब में हो, एक ब्रांच हमारी हरियाणा में हो, एक ब्रांच हमारी जम्मू कश्मीर में हो। तो ब्रांचेस के थ्रू जब हम काम करेंगे तो जैसे विशाल मेगा मार्ट है, रिलायंस है, तो ये लोग कोई भी लोग हैं जो ये पर्सनल नाम पे काम नहीं करते, ये कंपनीज बना के काम करते हैं। कंपनीज में आपको सिक्योरिटी मिलती है, कंपनीज के बेस पर आप अपनी फंडिंग अरेंज कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ और मेरी 50 लाख की टर्नओवर है, 50 लाख की, तो मुझे कोई बैंक जल्दी कहीं फाइनेंस नहीं करेगा, करेगा भी तो 5-10 लाख रुपए का लोन देगा। वहीं अगर मेरी कंपनी है और मेरी 50 लाख की टर्नओवर है तो मुझे इजीली 30-40 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, मुझे 50 लाख का भी लोन मिल जाएगा, बिकॉज कंपनीज का स्टेटस ज़्यादा माना जाता है। कंपनीज के केस में आप डायरेक्टर बन जाते हो और कंपनीज फ्रंट एंड पे काम करती हैं, यू हैव अ सिक्योर्ड प्रिविलेज। दूसरा क्या है, आप काम कर रहे हो, मार्केट से शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हो, डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हो। You can arrange thousands of crore rupees from the public and invest that into your business and earn handsome profits, out of which few profits will be distributed back to the public, remaining will increase your wealth। बाकी पैसा आपकी wealth को increase करता है। तो how that will be done, how company is to be formed, how it is to be managed, वो सारा कुछ हम लोग जो भी important points हैं कंपनीज के वो डिस्कस करते हैं। जो हम लोग ये बिजनेस में काम कर रहे हैं, इस काम में हमें जो एक्सेल में भी काम करना होता है, जब हम जॉब में जाते हैं, जब हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमें एक्सेल की भी एडवांस वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। देन फाइनली यू नीड, योर पर्सनैलिटी शुड बी एट दैट लेवल, योर कम्युनिकेशन skills should be at that level which are of a professional, like a chartered accountant, like a advocate, like a doctor, like a you may say a businessman which is at a very good level. तो just like that you should know how to talk, how to walk, how to communicate in a proper manner। तो वो भी आपको एक नॉलेज होनी ज़रूरी है। And all that can be achieved within just 4 to 5 months if you will extend your course to CFP, Certified Finance Professional, because in that course whatever I have discussed with you that will be covered। जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है वो सारा ही इस कोर्स में कवर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ लगा होगा। अभी मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, इस कोर्स से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो।